कोरोना संक्रमित झाल्यावर रुग्णाला असं वाटते की सरकारी हॉस्पिटलमध्ये गेलं की माणूस जिवंत येत नाही. पण या उलट त्या लोकांना असं वाटते खाजगी रुग्णालयात गेलं की कुठेतरी जिवंत येण्याचे 99% चान्सेस असतात. आम्हाला एका अशा रुग्णाची गरज होती की जो खाजगी रुग्णालयात जाऊन परत आला आणि त्यांचे आम्हाला अनुभव घ्यायचे होते. ते अनुभव कसे आहेत ते आम्हाला एक गृहस्थ मिळाले. त्यांचं नाव आहे तिवारी साहेब, नरेश तिवारी त्यांचं नाव आहे. त्यांना आपण विचारू ते खाजगी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते. त्या रुग्णालयात त्यांना कुठला आणि कसला अनुभव आला आहे. ते जवळजवळ 25 दिवस ॲडमिट होते. त्यांना किती खर्च आला, तिथला स्टाफ कसा होता, तिथले ट्रीटमेंट कशी होती, तिथले डॉक्टर्स कसे होते आणि तो संपूर्ण रुग्णालयच कसं होतं ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. नरेश सर, आपका स्वागत है न्यूज़ नागपुर में. आप तो मुझे हमें पहले ये बताइए कि आपको कब कोरोना आप संक्रमित हुए थे, उसके बाद आपको कहाँ एडमिट किया और उस हॉस्पिटल में किस तरह से आपको ट्रीटमेंट दी गई. जी, मैं सबसे पहले डॉक्टर बालंग के जो है खामला में उनका हॉस्पिटल है, मेरे परिचित थे तो मैं उनके पास में गया. क्या नाम है हॉस्पिटल का? विवेका? नहीं, पहले बालंग के सर के क्लिनिक पे गया. उन्होंने वहाँ मेरा तपास किया. तपास करने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको विवेका हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि आपके जो पोजीशन है हॉस्पिटल में एडमिट होने लायक है, आपका क्लिनिक के भरोसे इलाज नहीं हो सकता. उन्होंने मुझे फिर विवेका का एड्रेस दिया. मैं विवेका हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ. जैसे एडमिट हुआ मैं शाम को करीबन 4 बजे के आसपास मुझे वहाँ पे पहुँच गया मैं. उसके बाद में उन्होंने जब मेरा ट्रीटमेंट चालू किया तो रात को करीब 10:30 बज गए, तब तक के मेरा ट्रीटमेंट भी चालू नहीं हुआ था. सिर्फ एडमिट होने के थोड़ी देर बाद में सिर्फ आके एक डॉक्टर देख के गए. बाद में मेरा जब मैंने चिल्ला के बोला कि सर मेरा क्या बात है, मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं चालू हो रहा, तो तब जाके उनके जनरल मैनेजर को मैंने फ़ोन किया. तब जाके मेरा उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, वो भी रात को 10:30-11 बजे के आसपास. तो ये देख के ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आया मैं कि मेडिकल में आया. मेडिकल आज बहुत अच्छा हो गया है. प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हम मेडिकल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन आज ये प्राइवेट हॉस्पिटल विवेका हॉस्पिटल जो है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से पूरा जानकारी दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या कंडीशन हुई वहाँ पे और मैं क्या क्या बर्ताव करते थे हॉस्पिटल के. स्टार्टिंग में आप बाड़ून के जो डॉक्टर क्लिनिक जात उनके पास गए थे, तो क्या उनका ही हॉस्पिटल था ये? नहीं, वो वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट के तौर पे जॉब करते हैं. उन्होंने अपना पेशेंट है करके वहाँ पे मुझे भेजा. लेकिन जो वहाँ पे जो जाने के बाद में मेरी जो कंडीशन हुई, उसके बाद में मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं बालंग के सर से कभी ट्रीटमेंट लूँ या बालंग के सर के भरोसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए करके. जब आप एडमिट हुए थे तो आपका सिटी स्कोर क्या था, आपका पल्स रेट क्या था? उस टाइम मेरा सिटी स्कोर 18 आया था और पल्स रेट मेरा 84-85 के आसपास में आना चालू हुआ था. ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन हो रहा था. इसके घबरा के मेरे को एडमिट होना बहुत ज़रूरी है. प्लेटलेट्स मेरे बहुत कम हो गए थे, तो जिसके भरोसे मेरे को एडमिट किया गया वहाँ पे. और जब एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद में मेरा ट्रीटमेंट चालू किया उन लोगों ने. ट्रीटमेंट में रोज़ मेरा ब्लड लिया जाता था. ब्लड सैंपल सुबह शाम दोनों टाइम क्यों लिया जाता था, ये क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो डॉक्टर्स के बिहेवियर ऐसे रहते हैं. उसमें हम डॉक्टर है या आप डॉक्टर हो, आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आप हमारे को ट्रीटमेंट समझा रहे हो. आपको सिर्फ जितना करना है उतना ही करना है. मेरे वेंस मिलते नहीं थे, तो मेरे हाथों की तो जो कंडीशन हुई है मैं उसके आपको फ़ोटोग्राफ्स भेजूंगा, बाकायदा प्रूफ है मेरे पास में. उसके बाद में ब्लड सैंपल लेने के बाद में आधे घंटे के बाद में फिर से कोई दूसरा आता, वो बोलता है कि ब्लड सैंपल आपका फिर से लेना है. मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों ब्लड सैंपल मेरा दूसरी बार लेना है? तो बोले ब्लड क्लॉट हो गया. तो क्यों क्लॉट हो गया? तो पैथोलॉजी तक पहुंचा नहीं. तो पैथोलॉजी तक अगर नहीं पहुंचा तो इसमें पेशेंट का तो मिस्टेक नहीं है, वो ब्लड सैंपल हमारा वहाँ पे इसके पास में रह जाता है. तो ब्लड सैंपल जो है लिफ्ट के पास में पड़ा रह जाता है. हमने अपनी आंखों से देखा है ये. वो उसको पैथोलॉजी तक पहुँचाने वाला इनके पास में कर्मचारी नहीं रहता है. तो जिसके लिए हमारे फिर से वापस हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेके फिर वो पैथोलॉजी में जाता है.
इनकी कंप्लेंट अगर इनके हायर अथॉरिटी को अगर करो तो हायर अथॉरिटी बोलती है क्या तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बनाते हो। अगर ये सोचिए कि अगर जिसके हाथ से ब्लड नहीं निकल रहा और उसका ब्लड निकाल के वापस फिर से अगर एक घंटे आधे घंटे के बाद में फिर से निकाला जा रहा है, जो हाथों में जो तकलीफ़ होती है उसका एहसास जिसको होता है, जो पेशेंट रहता है उसी को ही होता है, वही समझ सकता है। ऐसा अगर इनके साथ अगर खुद अगर ट्रीट किया जाए तो ये समझ में आएगा इनको कि कैसा तकलीफ़ होती है करके। 25 दिन में कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि अराउंड इतना ब्लड सैंपल लिया है? 25 दिन, मैं जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा, आज मेरा डिस्चार्ज भी हो गया, सब हो गया, मैं बेड पे मेरे रिलेटिव्स आने का वेट कर रहा था, फिर भी उन लोग आए मेरे पास में कि आपका ब्लड सैंपल लेना है। मैं बोला क्यों मेरा ब्लड सैंपल लेना है? नहीं डॉक्टर ने बोला है। मतलब कौन से डॉक्टर ने बोला है? जिस डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डिस्चार्ज करना है करके, वही डॉक्टर ने आपको भेजा कि मेरे पास में ब्लड लेने के लिए। तो बोलते हैं आप डिस्चार्ज हो रहे, क्या नहीं इनके स्टाफ को ये भी नहीं मालूम है कि ये पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और इसका ब्लड सैंपल नहीं लेना है करके। मेरी डिस्चार्ज समरी बन गई, सब हो गया, उसके बाद में भी मेरा ब्लड सैंपल लेने के लिए आ रहे। अब उस ब्लड का ये लोग क्या करते हैं गॉड नोस, मुझे जानकारी नहीं है। और जिस तरह से वेन्स मिलती नहीं है मेरे, इन लोगों ने पूरे बॉडी में, आपको मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, पूरे बॉडी, दोनों हाथ, दोनों पैर से, जांग से, सब जगह से इन्होंने मेरे ब्लड सैंपल्स लिए। पैर से भी और जांग से भी? पैर से भी, जांग से भी। पैर में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा पैर का वेन में सैंपल लिया जाता था और पैर में लोगों ने सलाइन लगा के मेरे को ट्रीटमेंट दिया है। मेरे जब वेंस मिलते ही नहीं तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए हम लोगों को सैंपल चाहिए बोलते हैं। ऐसी कौन सा ऑक्सीजन, ये लोग रोज़ के रोज़ ऑक्सीजन तो ऑक्सीमीटर से चेक किया जाता है, ब्लड सैंपल क्यों रोज़ लेते हैं? मेरे को हर वक्त आखिरी तक मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन किया, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हमारे को ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ब्लड से कौन सा ऑक्सीजन लेवल चेक होता मुझे समझ में नहीं आया। ये मैंने पहला हॉस्पिटल देखा जिसमें ये चीज़ ऐसी हुई है मेरे साथ में। और भी स्टाफ को लेकर भी वहाँ काफ़ी दिक्कतें आपको आ रही थी, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? जी, स्टाफ का तो मैंने को तो खुद देखा हूँ अपनी आंखों से कि जिस रात को मुझे एक ब्रदर आया मुझे मेडिसिन देने के लिए, तो मेडिसिन मेरे इस ड्रॉअर में ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते मैंने उसको क्वेश्चन किया आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, आप क्या देना चाहते हो? तो उसने डायरेक्ट ही बोला सर मेरे को नाम नहीं मालूम, मैं मेडिसिन ढूंढ रहा हूँ। मैंने फिर उसको पूछा ठीक है तू ये मेडिसिन का मेरे को नाम पढ़ के बता। तो मेडिसिन का नाम पढ़ के बता ही नहीं पाया। तो मैंने उसको पूछा मैं कितना पढ़ा लिखा है तू? तो बोले सर मैं 10वीं पास हूँ बोले, और मैं आज ही ड्यूटी पे ज्वाइन किया हूँ बोले यहाँ पे। तो मैं बोला फिर तू मेडिसिन मुझे कैसे दे रहा है? फिर मैंने उनके आरएमओ को उस रात को बुलाया और आरएमओ को बुला के क्वेश्चन किया कि सर ये आप ऐसे आदमी को मेरे को मेडिसिन देने के लिए भेज रहे हो जो अनस्किल है, जिसको ये स्किल ही नहीं है कि क्या मेडिसिन देना है करके, और ऐसे आदमी के हाथ से आप मेरे को मेडिसिन दिलवा रहे हो। इसने ओवरडोज दे दिया या कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, उस टाइम पे तो मेरी डेथ हो जाएंगी, आप डिक्लेयर कर दोगे कि कोरोना में डेथ हो गई करके। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की गति है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम लोग, कुछ हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं और कुछ हॉस्पिटल में तो इतना तकलीफ़ होता है कि समझ में नहीं आता, जिसका उदाहरण मैं अपने आँखों से देखा हूँ और ख़ुद अपने ऊपर उदाहरण लिया हूँ, ये आपको मैं बयां कर रहा हूँ। डॉक्टरों की भी टीम आती थी, तो वो डॉक्टरों की टीम वो काम के लिए आती थी, आपको ट्रीटमेंट कराने आती थी, या सिर्फ वो आती थी कि हम लोग आए हैं ट्रीटमेंट कर रहे? क्या मीन्स वो क्या थोड़ा ये था? डॉक्टरों की टीम आती थी। अगर हम अपनी उनसे तकलीफ़ अगर हम लोग शेयर करते हैं, सर हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया जा रहा है और हमको ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, तुम क्या बोले रोज़ हमारे पास में क्या कंप्लेंट लेके बैठते हो क्या? और हमारे क्या स्टाफ की आप क्या कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पे आए हो कि ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हो? इस तरह का हमारे से डॉक्टर लोग ऐसे बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं करके, कि यानी इनके स्टाफ की हम लोग कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और ऑक्सीजन मास्क जो लगाते हैं ये लोग, हम लोगों ने देखा है, मैंने मेरा खुद का अनुभव आपको बताया हूँ। ऑक्सीजन मास्क की वजह से जो तकलीफ़ होती है, कुछ पेशेंट तो ऑक्सीजन मास्क की वजह से मर जाते हैं। जो ऑक्सीजन मास्क ये लोग फिटिंग करते हैं, उस टाइम नर्सिंग स्टाफ ये भी नहीं देखता है कि इसके माथे से खून निकल रहा है कि क्या निकल रहा है। मेरे नाक के आजू बाजू से खून बहता था, लेकिन पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था, क्योंकि जो मास्क लगाते हैं वो टाइट करने के बाद में माथे पे छेद हो जाता है, वो छेद के वहाँ से खून बहता है। उस खून को बहता हुआ पोंछने के लिए कोई वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। हाथ जब लगा के देख रहा तो कुछ गीला गीला लग रहा है, तो तब मुझको समझ में आया यार ये तो मेरा ब्लड निकल रहा है करके। आवाज़ दो तो 2-2 घंटा कोई आता नहीं है उस वार्ड में। मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद अपने आँखों से देखा है और ये किया है कि 2-2 घंटा इनका स्टाफ सो जाता है, क्या करता है भगवान ही जाने कहाँ जाता है, तो 2-2 घंटा पलंग को ठोकते रह जाओ, कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता था। ये पोजीशन थी वहाँ की।
मी थोडं सांगू इच्छितो का यांच्या जे चेहऱ्यावर ते ब्लॅक स्पॉट आले, त्या गालावर आले आहेत, अनेक जागी यांना ब्लॅक स्पॉट आले होते त्या मास्कला घेऊन, त्यांचं असं म्हणणं आहे. त्यांनी फोटोही त्या काढले आहे. या व्यतिरिक्त ज्या हातं असतात त्या हातामध्ये जिथे वेन्स त्यांना मिळत नव्हती तिथेही रेड 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 असं जसं कुठे एखाद्या रोडाचा मार लागला आहे त्या प्रकारे त्यांच्याजवळ ह्या सगळ्या फोटोज आहे. मी आपल्या त्या एका विंडोमध्ये ते तुम्हाला दाखवतोय. त्या व्यतिरिक्त अभी आपको ना बिल में बहुत सारा ऐसा लगा के भेजा है, जैसा पीपी किट डॉक्टर पहन के आते थे और वो एक पीपी किट में सभी पेशेंट को ट्रीट करते थे या अकेले को आपको? हाँ, पीपी किट के बारे में भी वैसा ही हुआ. हमने जब हमारे को बिल दिया गया उसमें पीपी किट के जो चार्जेस लगाए, अब मैं तो अपनी आंखों से देखता था कि पीपी किट एक डॉक्टर जो पहन के आता है सारे पेशेंट को देख के बाद में फिर वो उतार के वो फेंक के जाता था. लेकिन ये जो बिलिंग में जो हमारे को चार्जेस लगाए इन्होंने, इनको कॉरपोरेशन ने भी ये चीज़ लिख के दिया है. कॉरपोरेशन ने भी ये लिख के दिया है कि आपको पीपी किट के जो आपने जो चार्जेस लगाए हैं ये गलत लगाए हैं. एक पेशेंट के लिए एक पीपी किट यूज़ किए करके ऐसा बिल में ये लोग शो करते हैं. और मेरे नाम से मेरे बिल में लगाया गया है कि 56 आपके लिए पीपी किट का इस्तेमाल किया गया करके. 56? यस, ये पॉसिबल है क्या? 56 पीपी किट्स आप अगर मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वही तो आप सारे पेशेंट को मेरे सामने आप सारे पेशेंट लोगों को देख के जाते हैं. तो इनके जनरल मैनेजर से जब मैंने ये, मेरे पास में फ़ोन प्रूफ है कि हम लोग ये चार्जेस कहाँ से निकालेंगे, अगर आपको हम अगर ऐसा बिलिंग नहीं करेंगे तो ये चार्जेस हम लोग कहाँ से निकालेंगे. उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है. मैं आपको अगर उस बयान उसके प्रूफ के तौर पे चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ. इसका मतलब तो जो बाकी के जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट थे उनको पीपी किट का खर्च नहीं लगना चाहिए था, बिल में नहीं आना चाहिए? नहीं, आप चेक करवाएंगे तो उनके भी बिल में सेम वैसे ही पीपी किट के चार्जेस इन्होंने लगाए. जब इनका जनरल मैनेजर खुद बोलता है कि ये चार्जेस हम लोग आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे करके, पीपी किट के चार्जेस आपको ऐसे ही लगेंगे. मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था सर मेरा बिल कम करवाइए करके, तो नहीं, आपका जो चार्जेस लगे हैं वो प्रॉपर है, आपको इसी हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा. हमने कॉरपोरेशन में भी इसका कंप्लेंट किया है. उन्होंने ऑडिट करके उनके ऊपर में 1,07,000 रुपये की कुछ रिकवरी निकाला. वो रिकवरी देने के लिए अभी तक स्टिल अभी एक 15 दिन के आसपास मेरे को हुआ है जो मेरे को पेमेंट का अभी भुगतान किया है उन्होंने. जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट करने की कोशिश की नरोल साहब के पास में, डीसीपी जोन 1 के पास में, तब जाके उन्होंने मेरा अभी 1,07,000 रुपये मेरे को. इस टाइम पे जब आपका उपचार चल रहा था उस टाइम पे आपको एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है वो आपको 18 लगाए गए थे. तो इतनी ज़रूरत थी आपका, आप इतना कोमॉर्बिड पेशेंट थे और इतना आपको ज़रूरत थी, आपको ऐसा लगता था या आपको कुछ हरासमेंट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको किया जाता था, तो रेमडेसिविर भी उसी का एक भाग था? क्या लगता है आपको? रेमडेसिविर के आप मेरे पास में बिल के प्रूफ्स है. मेरे पास में 18 इन लोगों ने रेमडेसिविर लगाए हैं, प्लस साथ में एक जो 40,000 का और एक इंजेक्शन होता है वो भी लगाया गया मुझे. वो इनके पास में कहीं नहीं था. तो मेरी वाइफ ने इधर उधर से रिक्वेस्ट कर करके, सैटरडे संडे था फिर भी मेरी वाइफ ने इधर उधर से अरेंज करवा के, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है बोले आपको अरेंजमेंट करवाना है क्योंकि आपका पेशेंट सीरियस है, नहीं तो बोले उनकी डेथ भी हो सकती है. ऐसा करके मेरी वाइफ को इन्होंने बोला और मेरी वाइफ ने इधर उधर से अरेंज करके रिक्वेस्ट कर करके कहीं से अरेंज करवाई और वो फिर मुझे हॉस्पिटल में इंजेक्शन दिया गया. रेमडेसिविर के 18 इंजेक्शन, और इन लोगों ने कुछ बिल में हम अगर मैं देख रहा हूँ एक दिन में 8 इशू किए. एक दिन में 8 इंजेक्शन कैसे पॉसिबल है कि लगा सकते हैं करके? पॉसिबल ही नहीं है कि रेमडेसिविर का अगर चेकिंग करेंगे तो रेमडेसिविर एक पेशेंट को 8 या हद होगी तो 10 दिन में 8 लगा एक दिन में? एक दिन में मेरे लिए 8 परचेस किया है उन्होंने. और वो दूसरे दिन फिर से 3-4 और परचेस किए. तो वो क्या 8 इनके पास ख़त्म हो गए थे क्या जो फिर से इन लोगों ने 3-4 मेरे लिए परचेस किया? मैंने इनसे क्वेश्चन किया तो नहीं, हमारे को जैसा हमने लगाया वो प्रॉपर है करके इन लोगों ने बोला. और रेमडेसिविर का आप रेट पता कर सकते हैं मार्केट में कितने में मिलता है. उस टाइम में तो काफ़ी सस्ते में था, अभी आज की स्थिति में तो ज़्यादा रेट में मिलता है. लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने मेरे बिल में 5,500 रुपये का एक इंजेक्शन मेरे बिल में लगाया हुआ है. ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 5,500? लगता था क्या आपको, मेरे शरीर में आपको भी पता चलता होगा जब इंजेक्शन लगाने आ रहे उस टाइम पे, ऐसा आपको लगता था क्या कि आपको लगा रहे रेमडेसिविर करके? देखिए क्या होता है, ये लोग सलाइन के थ्रू इंजेक्शन देते हैं. अब सलाइन में इन लोग कौन सा इंजेक्शन डाल रहे हैं या क्या डाल रहे हैं ये हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं. रेमडेसिविर कितना दिए, ये सलाइन के थ्रू इंजेक्शन देते हैं. तो उस टाइम पे थोड़ी सी जलन हुई, बाद में फिर बंद हो जाता है.
अब सलाइन भी अगर हमारे पास में अगर हम लोग देखते हैं तो सलाइन के थ्रू जब इंजेक्शन दिया जाता है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी जलन होती, बाद में एज इट इज़ पास जब होते जाता है वो, तो उसमें समझ में नहीं आता ना हमको कि रेमडेसिविर है कि कौन सा इंजेक्शन दिया, क्या दिया, पेन किलर दिया, वो भी समझ में नहीं आता है। आप उस टाइम पे क्रिटिकल स्टेज पर थे क्या? ऐसा लगता है आपको कि कितने दिन के बाद आप रिकवर ऐसा होने लगे, ऐसा लगा आपको? मैं एक ही रात को सीरियस हुआ था। मेरे को डेट एग्जैक्ट 29 को मैं एक ही दिन सीरियस हुआ था, जिस टाइम में 29 एंड 30 उस डेट को मैं अगस्त की बात है ये, तो उस डेट को मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो रहा था मेरा, तो उस वजह से फिर इन लोगों ने बोला कि आप वो बड़ा वाला जो इंजेक्शन है आपको परचेस करके लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान को खतरा है करके। तब फिर वो इंजेक्शन हम लोग को मार्केट से हमने बाहर से कहीं से लाया, तब वो लगाए इन्होंने बोलते हैं, तो तब वो लगा के मेरी जान बची करके इनका ऐसा कहना है। लेकिन एक ही रात को सीरियस हुआ, तो बाद में मैं कभी सीरियस नहीं रहा। मैं नॉर्मली बात करता था, सब करता था, खाना पीना अच्छे से मैं खुद खा रहा था। इनका खाना जो आता था वो तो खाने लायक ही खाना नहीं रहता था, वो तो ऐसा लगता है कि एक जानवर को खाना दे रहे हैं, इंसान को खाना दे रहे। मजबूरी रहती थी, जो कोरोना वार्ड में जो वहाँ पे एडमिट रहते, जिनके घर से नहीं आते, बाहर के कुछ पेशेंट रहते थे, उनको खाना जो मिलता था बेचारे वो खाना खाते थे। मेरे को आखिर तकलीफ़ ये हुई कि आखिर मेरे को घर से खाना मंगाना पड़ा, और घर से खाना मंगा के मैं डेली खाना खाता था, नहीं तो मैं वो खाना खा के तो शायद ही बच पाता था मैं। ये कंडीशन थी वहाँ की। तो अभी आप आपको अगर एक नागपुर की जनता को एक आह्वान करना बोला जाए तो आप किस तरह से करोगे? अगर इन लोगों को, नागपुर की जनता को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ जिस तरह से आपने कुछ काम किया है कि कहीं ऑडिटर में, एनएमसी में कंप्लेंट की, पुलिस स्टेशन, तो क्या इन्होंने भी ऐसा करना चाहिए? आप इस तरह का आह्वान कुछ करोगे? बिल्कुल, मैं हर एक जनता से, आज ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास में पैसा होता है, ये पैसा बेचारे कहाँ से अपना इकट्ठा करते हैं और कहाँ से डॉक्टरों को पैसा पुराते हैं, और जिसमें भी डॉक्टरों का ये कहना रहता है कि हमारे को चेक पेमेंट नहीं चलेगा, हमको कैश पेमेंट चाहिए करके। डॉक्टर बालंके का तो कहना ऐसा ही है कि हमारे को ये बोला जाता है कि तुम्हारे को अक्ल है कि नहीं है। इस लैंग्वेज में हमारे से बात की जाती है मेरे रिलेटिव से कि आपको अक्ल है कि नहीं है, आप चेक दोगे क्या? आपका अगर पेशेंट अगर कोमा में जाता है तो आपको गणेश जी के ऊपर में हाथ रखने लगवाते हैं ये पर्सन, और बोलते हैं कि आप इस पे हाथ रख के बोलो हमारे रिलेटिव को कि अगर आपका पेशेंट कोमा में गया तो आप चेक लेके आएंगे कि कैश लेके आएंगे। दूसरा मुझे एक बोलना था कि इसमें आह्वान करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपने कितना डिपॉजिट दिया था? स्टार्टिंग में मेरा डे 1 से 1 लाख रुपया, और हर तीसरे चौथे दिन 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख ऐसा जमा करो करते करते इन लोगों ने मेरी स्टेज 6.5-7 लाख तक के पहुंचा दिए। 6.5-7 लाख का इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट दिए ये मुझको समझ में नहीं आता। और जिस टाइम मैं एडमिट हुआ उस टाइम पे तो वहाँ पे कोई चार्ट भी नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, कोई गवर्नमेंट अधिकारी वहाँ पे नहीं थे, जिसकी वजह से ये आम जनता को तो बहुत तकलीफ़ वाला काम है कि अगर ऐसे हॉस्पिटल अगर रहे तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर बोलते हैं कि लोग हॉस्पिटल पे हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, डॉक्टरों को मारे। देखो, डॉक्टर को एक भगवान माना जाता है, हम लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास करके उनके पास में जाते हैं कि हमको उनसे ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अगर इस प्रकार का अगर ट्रीटमेंट मिलेगा तो मैं तो जनता से गुजारिश करूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल में जाने से पहले उस हॉस्पिटल की पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। अगर आपके साथ में अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है तो इसका आपने खुल के, जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे या सामने आके नहीं लोगों को बताएंगे, तो एक हर आम आदमी के साथ में ये चीज़ हो सकती है, और ये हर आम आदमी अगर ऐसा चुपचाप बैठेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से मैंने कंप्लेंट किए है, और अपना अभी आज भी मैं ये जनता से अपील करूँगा कि जो भी है आपके साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए आवाज़ उठाना अपना हक है, अपना अधिकार है, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्या क्या किया था आपने अपना आवाज़ उठाने के लिए, अन्याय को थोड़ा बाहर करने के लिए क्या क्या किया था? अभी देखिए, आज के डेट में मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कारपोरेशन में कंप्लेंट किया, कारपोरेशन में कंप्लेंट किया, कारपोरेशन में कंप्लेंट करने के बाद में उनके यहाँ पे ऑडिटर बैठना चालू हुए। नहीं तो पहले उनके हॉस्पिटल में ऑडिटर नहीं थे। मैं 18 को डिस्चार्ज हुआ, सितंबर 18 को। उसके बाद में 19 या 20 से कारपोरेशन वालों ने जब मेरी कंप्लेंट गई तो तब जाके उन्होंने वहाँ पे ऑडिटर बैठाना चालू किए। तो ऑडिटर बैठने के बाद में फिर लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे दिलासा मिला कि नहीं, अभी हमारे साथ में गलत नहीं होगा करके। और मैंने फिर कंप्लेंट किया
कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर में एक्शन लेके जो उनको लेटर भेजा, फिर ये लोग हमारे लेटर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट तक के गए हैं। हाई कोर्ट में भी इनके साथ में क्या हुआ उनको खुद को मालूम है। कर ये सब यानी कि वो हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट जो कंपनी समिति है वो हाई कोर्ट तक गए। जी, इन लोगों ने हाई कोर्ट में जाके केस डाला कि पब्लिक हमारे से पैसा मांग रही, ये कर रही, वो कर रही। लेकिन ये अगर बहुत बेशर्मी वाली बात है कि अगर किसी के साथ अगर अन्याय कर रहे हो, अन्याय करके तुम अगर पैसा उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो, कारपोरेशन की भी इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मानी नहीं है, सुना नहीं है। जो कारपोरेशन ने लेटर दिए, इतने लोगों की लिस्ट उसमें डाल के दी थी जिसमें उन लोगों ने कारपोरेशन के भी अवहेलना किया है उनके आदेश का। ये बहुत गलत किया है। इसके इन हॉस्पिटलों का, ऐसे हॉस्पिटलों के साथ में जो सलूक गवर्नमेंट ने करना चाहिए, स्ट्रिक्ट इसके ऊपर में एक्शन लेनी चाहिए, मेरी दरख्वास्त है। और एक चीज़ बोलूँगा, आज इतना अगस्त से अभी तक का मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है, सब चालू है, लेकिन ये लोग रेमडेसिविर जो दिए है, बोलते 18 अगर इन लोगों ने वाकई में मुझे दिए है तो आज भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 93-94 के ऊपर जा नहीं रहा है। आज भी मैं अपनी कमजोरी से और अपने इससे जो तकलीफ़ झेल रहा हूँ, आज भी मैं वो तकलीफ़ एज इट इज़ चालू है। मैम, आपके हस्बैंड को आपके हस्बैंड एडमिट थे उस टाइम पे, दूसरे दिन आप भी पॉजिटिव आए थे, तो आपको भी एडमिट करने का कुछ तो भी अब बोला गया था किसी ने, तो आप भी एडमिट होने के लिए, तो क्या आपको ने ही कहा था कि अगर आपका भी पॉजिटिव आए तो आप एडमिट करना पड़ेगा आपको। और मेरा HRCT स्कोर था 7%, तो मैं एडमिट होने के लिए 1.5 लाख रुपए लेके गई थी। उन्होंने जितना डिमांड किए थे, जब मैं 1.5 लाख लेके गई तो वो बोले कि 2 लाख रुपए लेकर आइए और जनरल वार्ड में एडमिट हो जाइए। हमने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मत होइए, कहा उन्होंने। ये भी उसी टाइम की बात है जब एडमिट थे? हाँ, ये भी 27 की बात है, 27 अगस्त या 28 अगस्त की बात है। फिर आप नहीं हुए थे एडमिट? फिर मैं एडमिट नहीं हुई, आपने घर में ट्रीटमेंट किया। हाँ जी, लेकिन उतना आप पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी पैसे लगाऊँ और मैं खुद पे भी उतना पैसा लगा सकूँ, क्योंकि इन लोग बता नहीं रहे थे। मैंने इनसे पूछा था कि कितना खर्चा आएगा टोटल, इनको कितना खर्चा आएगा, क्योंकि आप लोग रोज़ डिमांड कर रहे हो, 1 लाख भर दिया, फिर बोल रहे हो और 1 लाख दो, डेली आप फ़ोन कर रहे हो, तो टोटल कितना खर्चा आएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मालूम नहीं है क्या कि हमारे यहाँ कैश देना पड़ता है और ख़र्चा हम बता नहीं सकते कितना आएगा, कितना भी लग सकता है, इसीलिए उन्होंने खर्चा नहीं बताया। तो मैं कैसे अपने आप को एडमिट कर लेती थी, कौन करता था, फिर पैसों का इंतजाम कहाँ से करते थे, क्योंकि चेक भी ये ले नहीं रहे थे, इनको तो कैश चाहिए था। जब ये एडमिट थे, आप नहीं हुए एडमिट, फिर जब ये एडमिट थे उस टाइम पे आपको ऐसा लगा तो कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप जब ये एडमिट थे तब? डेली फाइनेंशियली प्रॉब्लम आते थे, टिफ़िन पहुंचाने का प्रॉब्लम आता था, क्योंकि डेली टिफ़िन पहुंचाना है, सुबह नाश्ता खाना बनाना भी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी संक्रमित थी, कौन बनाएगा कौन पहुंचाएगा। हॉस्पिटल वाले अच्छे से खाना नहीं दे रहे थे, अगर ये ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे खड़े रहेंगे। फिर मेडिसिन का प्रॉब्लम, इंजेक्शन जब लग रहा था उनको मालूम था, एक दिन पहले ही उन्होंने इनके बाजू वाले मिस्टर दीपक पंड्या करके एडमिट थे, उनके लिए सैटरडे को इंजेक्शन आया था, सेम सुरेश मेडिकल से, ढाका हॉस्पिटल के सामने है। इनको मालूम था यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने हमको नहीं बताया कि वहाँ इंजेक्शन अवेलेबल है, आप वहाँ से लेके आइए। सिर्फ फ़ोन करते रहे 30 तारीख को मॉर्निंग में कि आप इंजेक्शन अरेंज कीजिए कहीं से भी। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने वो इंजेक्शन अरेंज करके दिया। उसके बाद वो क्लिनिक नहीं बताया, वो मेडिसिन शॉप ने ही बताया कि कल ही तो विवेका हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक पंड्या इनके लिए यहाँ से एक इंजेक्शन गया है। इन लोग अरेंज नहीं करते थे, आप लोगों को बोल देते थे? हाँ जी, इन्होंने नहीं किया है। और क्या दिक्कतें आती थी, कुछ और आती थी दिक्कतें कि हम जब इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम मिलने जाते थे डॉक्टर साखरे से, तो उनका कहना था कि आप रोज़ जाके हमसे मिल नहीं सकते हैं, पेशेंट को अभी और रखने की ज़रूरत है, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग करके वो डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे और ना कुछ हमारी बात सुन रहे थे। और हमें रोज़ मिलने से भी मना कर दिया गया था कि आप हमारे पास डेली नहीं आएंगे हमसे मिलने भी। डॉक्टर्स मिलते ही नहीं थे। इवन जिस दिन मैंने डिस्चार्ज लिया तो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज कभी भी पेशेंट होता है तो 8 दिन बाद 10 दिन बाद उनको रिव्यू के लिए बुलाया जाता है कि आप कैसे हो देखा जाए। इन्होंने कोई रिव्यू का भी लिख के नहीं दिया है। जब ये एडमिट थे तब आपको कोई फ़ोन वोन करते तो क्या बताते थे वहाँ का, क्या किस तरह का माहौल था हॉस्पिटल का?
जैसे ये खाना नहीं भी खाए तो हमको फ़ोन पे बता दिया जाता था उन्होंने खाना वाना खा लिया है, ऐसा था उनका। इनसे बात होती थी आपकी? मैं खुद पर्सनल मोबाइल पे करती थी। अगर हम उनको फ़ोन करें वहाँ सिस्टर्स या डॉक्टर्स को, कोई भी फ़ोन जल्दी उठाते नहीं थे। उनका सिर्फ काउंसलिंग के लिए वंस पूरे दिन में एक ही बार फ़ोन आता था डॉक्टर का, और कभी बताया नहीं गया कि इनकी सीरियस पोजीशन है या इनका कुछ है। हमको सिर्फ फ़ोन पे सब अच्छा ही बताया जाता था। इनकी कोई रिपोर्ट जैसे HRCT की रिपोर्ट में निमोनिया आया, ये भी हमको बताया नहीं गया, रिपोर्ट ही नहीं बताई गई कि ऐसी रिपोर्ट आई है। हमने 4 दिन बाद पूछा, अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं बताई है, आपने HRCT किया तो रिपोर्ट कहाँ है? तब उन्होंने बताया की ऐसा ऐसा प्रॉब्लेम है, ऐसा। तर जणू काही आता ज्या विवेका रुग्णालयाचं हे जे काही बोलताय तिथे ज्या प्रकारे यांना जो काही अनुभव आला तो अनुभव एकदम वाईट होता। त्याचं कारण असं की त्यांना कुठेतरी या पेशंटला ट्रीटमेंटच्या ऐवजी त्यांना हॅरॅश करणं हा त्या हॉस्पिटलचा भाग असला पाहिजे। वारंवार ब्लड सॅम्पल घेणं अननेसेसरी, कदाचित यांचा डॉक्टरिक भाग असेल तो की रेमडेसिवीर लागत असेल 18, पण हे चांगलं तंदुरुस्त असताना सुद्धा रेमडेसिवीरचा हे करणं किंवा PPE किटचा भरमसाठ मार, प्रत्येक म्हणजे कुठंतरी एक लुटीचाच भाग होता, हॅरॅशमेंट करण्याचा भाग होता। म्हणजेच खाजगी रुग्णालयामध्ये एक जर आपण म्हटलं तर हा लूट आणि लूटच माजवली आहे आणि हे अनेक खाजगी रुग्णालयामध्ये तुम्हाला दिसून येते। त्यातलाच एक भाग म्हणजे विवेका रुग्णालय। कॅमेरा पर्सन शुभम अडकणेसह मी सुदर्शन बागडे, न्यूज नागपूर।